राजस्थान के प्राचीनतम इतिहास के बाद अब हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। राजाओं के उदय, उनके युद्ध, उनकी उपलब्धियां, ये सब पढ़ेंगे। मध्यकालीन इतिहास ये वो समय है जब बहुत से राजा यहाँ आए, इन्होंने अपने राजवंश यहाँ पे स्थापित किए। अब मध्यकालीन इतिहास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे राजपूतों का उदय। किनका? राजपूतों का उदय। अब राजपूतों का उदय कैसे हुआ? मैंने आपको बताया था सिकंदर के आक्रमण के वक्त बहुत सारी जातियां आकर राजस्थान में रहने लगी, जिसमें थी अर्जुनाएं, शिवी और योद्धे। इन्होंने यहां आकर अपने गणराज्य स्थापित किए थे। इन्होंने यहां पर आके क्षत्रपों को हराया और वहां अपने गणराज्य स्थापित किए। इन्हीं के साथ कुछ विदेशी जो जातियां वो भी राजस्थान में आई थी, वो थी शक, कुषाण, हुण। इन सब ने यहां आकर यहाँ के जो ताकतवर और बहादुर हिंदू योद्धा थे उनके साथ अपने मेलजोल बढ़ाए। मेलजोल बढ़ने से इनकी सभी गतिविधियां एक जैसी होगी, जैसे खान पीन, रहन सहन, सब कुछ। इनके साथ संबंध इन्होंने बनाकर अपने संगठन बना ले। यहाँ के जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने इन्हें क्षत्रियों का नाम दिया, और जो यहाँ के इनके जो संगठन के जो मुखिया होते थे उनको उन्होंने राजपुत्रों का नाम दिया। अब राजपुत्रों से राजपूत की उत्पत्ति हुई। राजपुत्रों से राजपूत की उत्पत्ति हुई। राजस्थान के मध्यकाल में बहुत सारे राजपूत राजाओं ने शासन किया था। इनमें से जो मुख्य कुछ राजपूत राजा थे वो थे मारवाड़ के प्रतिहार, मेवाड़ के गुहिल, सांबर के चौहान, चित्तौड़ के मौर्य, आमेर के कछवाहा, भीनमाल और आबू के चावड़, और जैसलमेर के भाटी। ये कुछ राजपूत राजा थे जिन्होंने राजस्थान पर अपना राज किया। विदेशी इतिहासकार इन्हें शक और हुण की संतान बताते हैं, लेकिन हमारे जो देशी इतिहासकार है वो इन्हें क्षत्रियों की संतान कहते हैं। अब हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान में चौहानों का इतिहास। राजस्थान में चौहानों का इतिहास। ये जो चौहान थे, जैसे मैंने पहले आपको बताया भी, राजपूतों का जो राजपाट था वो 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक था। चौहानों का इतिहास। ये जो चौहान थे वो 7वीं शताब्दी में सबसे पहले उत्तरी राजस्थान में आकर बसे। वहां इन्होंने अपनी शक्ति का विस्तार किया और फिर दक्षिण की तरफ बूंदी और सिरोही की तरफ चले गए। फिर इन्होंने वहां से आमेर और जालोर को अपना केंद्र बनाया। सबसे पहले इन्होंने सांबर को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाई। फिर सांबर से जो राजधानी थी वो हमेशा से बदलती रही है, क्योंकि जहां इन्होंने केंद्र बना लिए थे उन्हीं को राजधानी बना लेते थे। सांबर के बाद इन्होंने जब अपनी राजधानी बदली तो इन्होंने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। किसको? अजमेर को।
अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। 12वीं शताब्दी में जब इनकी शक्ति बहुत ज्यादा संगठित हो गई थी, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे चौहान, तब इन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। दिल्ली हमेशा से ही केंद्र बिंदु रहा है, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया 12वीं शताब्दी में। क्वेश्चन आ सकता है कि चौहानों ने 12वीं शताब्दी में किसे अपनी राजधानी यानी कौन से केंद्र को अपनी राजधानी बनाया था, तो वो है दिल्ली। चौहानों के जो प्रथम राजा थे वो थे वासुदेव। चौहानों के जो प्रथम राजा थे वो थे वासुदेव। ये क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट में, प्रथम राजा चौहानों के कौन थे? वासुदेव। राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास में चौहानों में जो आखिरी राजा थे वो थे पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु, पृथ्वीराज द्वितीय उनके पिताजी थे द्वितीय के, पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु के बाद 1177 में पृथ्वीराज तृतीय ने कार्यभार संभाला था। तृतीय ने, जब पृथ्वीराज तृतीय को राजगद्दी पर बिठाया गया तब महज उनकी उम्र थी 11 साल की। इसकी छोटी उम्र में ये अपना राजपाट नहीं संभाल सकते थे, तो इनकी माता कर्पूरी देवी, क्या नाम है? कर्पूरी देवी, और इनके सेनाध्यक्ष ने जब तक कि पृथ्वीराज तृतीय समझदार ना हो जाए, राजपाट ना संभाले, तब तक इन्होंने राजपाट संभाला। राजस्थान का इतिहास कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास में दबा रह जाता है। राजस्थान में बहुत सारी ऐसी वीरांगनाएं थी जिन्होंने अपने भाई, अपने पति, अपने बच्चों के शासन को बचाने के लिए, उनके राजपाट को बचाने के लिए सिंहासन पे बैठी थी। कर्पूरी देवी भी उनमें से एक है। भारतीय इतिहास में अगर किसी महिला शासक की बात करते हैं तो रजिया सुल्तान का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन हमारे राजस्थान की ये वीरांगनाएं कहीं ना कहीं छुपी रह जाती है। अभी तो आगे राजस्थान के इतिहास में देखिए, हाड़ी रानी, रानी पद्मावती, ऐसी बहुत सारी वीरांगनाओं के वर्णन मिलेंगे जिसे आप पढ़कर या सुनकर सोचोगे ये कहां थी। तो आगे आगे हम राजस्थान के इतिहास में ये भी पढ़ेंगे। तो कर्पूरी देवी जी ने और उनके सेनाध्यक्ष ने पृथ्वीराज तृतीय के राजपाट को संभाला था ताकि इनका राज आगे बढ़ता रहे। पृथ्वीराज तृतीय के राजपाट संभालने से उनके कई रिश्तेदारों ने उनका विरोध किया। ये तो नॉर्मल सी बात है कि जब एक छोटे बच्चे को आपने राजपाट दे दिया है तो उसके चाचा ताया जो भी होंगे वो विरोध करेंगे, और तो पृथ्वीराज तृतीय ने इसका जवाब भी दिया। पृथ्वीराज तृतीय ने जयचंद जी के साथ भी कन्नौज में युद्ध किया और संयोगिता जी को स्वयंवर से उठा लाए और अपनी राजधानी में आकर उनसे शादी की। पृथ्वीराज चौहान की जो महान विजय थी वो 1191 में तराइन में मोहम्मद गौरी के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें थी। उसमें मोहम्मद गौरी बुरी तरह से घायल हो गया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसका पीछा नहीं किया। ये उनकी सबसे बड़ी भूल हो गई थी। पृथ्वीराज चौहान की अगर युद्ध पद्धति की बात करें तो पृथ्वीराज की सबसे बड़ी विजय 1191 में तराइन के युद्ध में हुई थी, जब इनका ये युद्ध मोहम्मद गौरी के साथ हुआ था। 1191 में 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। अभी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, प्रथम युद्ध तराइन का कब हुआ? 1191 में। इनके बीच हुआ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। अब चौहान थे, बहुत बुरी तरह से घायल किया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे राजस्थान में ना एक भावुकता रह जाती है। घायल होके ये तो युद्ध से भाग निकला और पृथ्वीराज चौहान जी ने इसका पीछा भी नहीं किया। यही इतिहास की सबसे बड़ी भूल रह गई पृथ्वीराज चौहान जी की। 1192 में मोहम्मद गौरी दोबारा आया इसका दूसरा युद्ध करने, तराइन का ही द्वितीय युद्ध हुआ।
अब इस बार इसने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान जी ने संयोगिता जी को स्वयंवर से उठाया। फिल्म आई थी अक्षय कुमार जी की, देखी होगी आप लोगों ने, काफी अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो उन्होंने संयोगिता जी को उसके स्वयंवर से उठाया। अब उनके फादर साहब जो कन्नौज के जयचंद जी राजा थे, जयचंद जी की ईगो हर्ट हो गई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया। अब क्या करना है कि पृथ्वीराज चौहान को हराना है। जब जयचंद जी को यह पता चला कि पृथ्वीराज चौहान जी मोहम्मद गौरी को जिंदा छोड़ चुके हैं तराइन के प्रथम युद्ध में, तो इसके तो जले में घाव खाई, ये तो घायल हो गया, और ज्यादा खतरनाक हो गया। तो इसने जयचंद जी के साथ जाके हाथ मिला लिया। जयचंद जी ने एक बहुत बड़ी अपनी सेना मोहम्मद गौरी को दे दी, और इन दोनों ने मिलकर, दोनों की सेनाओं ने मिलकर 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। इनको बंदी बनाने के बाद गजनी ले जाया गया, अफगानिस्तान। अब वो कहता है यहां पे तो मैं कुछ करूंगा नहीं, मैं तो अपने देश जाके लेके जाऊंगा राजस्थान से। वो उन्हें, पृथ्वीराज चौहान को गजनी अफगानिस्तान ले गए। वहां पर उनके साथ बहुत सारे जुर्म हुए, उन पर उनकी आंखें निकाल ली गई, बट चौहान थे, कहाँ झुकते थे। उन्होंने आखिर में अपने शब्द भेदी बाण से मोहम्मद गौरी को मार ही दिया। उसी के देश में, उसी की धरती पर मोहम्मद गौरी को शब्द भेदी बाण से मार दिया। मोहम्मद गौरी को शब्द भेदी बाण से मारने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने आत्महत्या कर ली। पृथ्वीराज चौहान का मानना था कि किसी के हाथों मरने से अच्छा मैं खुद अपनी मातृभूमि के लिए कुर्बान हो जाऊं। बॉलीवुड वालों का तो पता नहीं उनके इतिहासकार कौन है, उनको तो मैं नमन करती हूँ जो इतना तोड़ मरोड़ के किसी कहानी को या किसी इतिहास को दर्शा देती है। आज भी जब पृथ्वीराज चौहान का नाम आता है तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हम उस देश में रहते हैं, उस धरती में रहते हैं जहां पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर पुत्र पैदा हुए थे। नमन है ऐसी शख्सियत को।